प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत वीडियो लेकर के आया हूं। उसमें मेरा आज का विषय है टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा, और आज का टॉपिक है खंड शिक्षण के गुण। खंड शिक्षण के गुण कौन कौन से हैं? एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत जब अध्यापक शिक्षा के प्रश्न पत्र की बात करते हैं तो विश्वविद्यालय के द्वारा जो विषय वस्तु जोड़ी गई है सिलेबस में, वो खंड शिक्षण भी उसमें जोड़ा गया है। उसके अंतर्गत मैं आपको आज खंड शिक्षण के गुण बताऊंगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैं खंड शिक्षण की विशेषताओं को लेकर के आया था। खंड शिक्षण क्या है इसके बारे में मैंने समझाया था। तो खंड शिक्षण एक ऐसा कार्यक्रम है, ऐसा शिक्षण है जिसके अंतर्गत अध्यापक वास्तविक शिक्षण से रूबरू होता है। वास्तविक शिक्षण के अंतर्गत आने वाली कठिनाइयों को समझता है। वास्तविक शिक्षण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को समझता है और किस प्रकार से सहभागिता अपनाता है, और छुट्टी से स्कूल प्रारंभ से लेकर के छुट्टी तक का कार्यक्रम खंड शिक्षण के अनुसार वो दोहराता है, उसको संपन्न करता है। कुछ विद्यार्थियों को विद्यालय की जिम्मेदारी, कुछ समूह को विद्यालय की जिम्मेदारी कुछ समय के लिए सौंप दी जाती है। उस जिम्मेदारियों को बखूबी आदर्श शिक्षक के रूप में अपनाते हुए इन कार्यक्रमों को सीखते हैं और सीखने के पश्चात खंड शिक्षण के कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। खंड शिक्षण के कार्यक्रम के अंतर्गत प्रश्नार्थियों को, छात्राध्यापकों को उन क्रियाओं को बताया जाता है जो प्रार्थना सभा से लेकर के छुट्टी तक के कार्यक्रम जो चलते हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें वो विद्यालय में जाकर के विद्यार्थियों को बताते हैं या सीखते हैं, उस कार्यक्रम को अपनाते हैं और वहाँ के जो स्टाफ सदस्य उनके सहयोग लेकर के उस कार्य को संपन्न करते हैं। वो खंड शिक्षण का कार्यक्रम कहलाता है। इन खंड शिक्षण के कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थी जो छात्राध्यापक हैं, उन छात्राध्यापक को ट्रेनिंग के दौरान इस कार्यक्रम को बताया जाता है और वास्तविक रूप से जब वो विद्यालय में जाकर के अभ्यास करता है या उनको भेजा जाता है तो संपूर्ण विद्यालय की जिम्मेदारी उनको सौंप दी जाती है, जो प्रार्थना सभा से लेकर के अन्य सभी गतिविधियां, शैक्षिक गतिविधियां और विभिन्न प्रकार से उन शैक्षिक गतिविधियों का संगठन, उसका विभिन्न प्रकार के संचालन और उनका संचालन करते हुए उनका प्रयोग, उसके विभिन्न प्रकार की रूपरेखा तैयार करते हुए उसको संपन्न करवाना, ये सभी कार्यक्रम उसके अंतर्गत विद्यालय के द्वारा अपनाए जाते हैं। कई भूमिका उनको निभानी पड़ती है। शिक्षक की भूमिका, संचालनकर्ता की भूमिका और पर्यवेक्षक की भूमिका भी उसके अंतर्गत अपनानी पड़ती है। तो ये सारा जो संगठन का कार्यक्रम है या खंड शिक्षण का कार्यक्रम है, वो हम इन गुणों को उसमें बताएंगे। एक एक गुणों के बारे में मैं आपको समझाऊंगा, आपकी ये समझ में आएगा। तो पहला बिंदु है छात्राध्यापकों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास। खंड शिक्षण के गुणों को अगर हम बात करें तो छात्राध्यापक में उत्तरदायित्व की भावना का विकास किया जाता है कि छात्राध्यापक किस प्रकार के अपने उत्तरदायित्व को निर्वाह करें, किस प्रकार से अपने उत्तरदायित्व के अनुसार वो कार्य करें, किस प्रकार से जब विद्यालय में वो जाए खंड शिक्षण के कार्यक्रम को वो अपनाएं तो अपने उत्तरदायित्व को किस प्रकार से वो निभाएं। इसलिए छात्राध्यापकों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना खंड शिक्षण के गुणों के अंतर्गत आता है। क्योंकि जब तक छात्राध्यापक अपने उत्तरदायित्वों के प्रति सजग नहीं रहेगा, उत्तरदायित्व को अपने ठीक प्रकार से नहीं निभा पाएगा, उत्तरदायित्व के अनुसार कार्य नहीं कर पाएगा, तब तक हमारा खंड शिक्षण के कार्यक्रम को संपन्न करना बहुत कठिन कार्य हो जाता है। क्योंकि छात्राध्यापक पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है खंड शिक्षण की, क्योंकि प्रार्थना सभा से लेकर के छुट्टी तक का कार्यक्रम अगर वो संपन्न करता है, टीम के द्वारा वो संपन्न करता है, तो कई प्रकार की जिम्मेदारी उनको निभानी पड़ती है। तो उत्तरदायित्व तो आते ही हैं,
कोई कार्यक्रम जब हम करते हैं तो जिम्मेदारी जब आती है तो उत्तरदायित्व भी बढ़ जाती है। तो उत्तरदायित्व को किस प्रकार से वो संपन्न करे, उत्तरदायित्व की भावना का विकास उनमें किस प्रकार से हो, तो उसका ध्येय ये होता है, उनका गुण ये होता है, जब खंडित शिक्षण का प्रोग्राम जब बनाते हैं, उनको सिखाते हैं, तो उत्तरदायित्व की भावना का निर्वाह वो किस प्रकार से कर सकता है, अपनी जिम्मेदारी को किस प्रकार से उठा सकता है, अपनी जिम्मेदारी के अनुसार किस प्रकार से कार्य कर सकता है, ऐसी भावना उनमें विकसित की जाती है। क्योंकि छात्र अध्यापक जब ट्रेनिंग लेता है, अध्यापन का व्यवसाय को चुनता है और ट्रेनिंग लेने के बाद एक पूर्ण अध्यापक बनने के लिए आदर्श अध्यापक बनकर के वो विद्यालय में जब जाता है ट्रेनर के रूप में, तो विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्व निभाने की बात उनको सिखाई जाती है। ऐसी भावना विकसित की जाती है ताकि जिम्मेदारी पूर्वक उस कार्य को वो कर सके। जो भी जिम्मेदारी उनको दी गई है, कक्षा में विषय वस्तु पढ़ाने की दी गई है, या विद्यालय के संचालन की व्यवस्था दी गई है, या छात्रों की बैठक व्यवस्था दी गई है, या रिकॉर्ड संधारण की कोई व्यवस्था दी गई है, तो वो अपने उत्तरदायित्व को किस प्रकार से निभा रहा है। ऐसे संपूर्ण जो कार्यक्रम है, छात्र अध्यापकों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना हमारा खंड शिक्षण के गुणों के अंतर्गत आता है। ऐसे गुण उनमें विकसित किए जाते हैं, ऐसी बातें बताई जाती है, ऐसी ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, ताकि इन सारी चीजों के उत्तरदायित्व भावनाओं को वो सीख सके और अपने कार्यक्रम को संपन्न कर सके। तो ये सारी चीजें सिखाने के लिए हम इनके गुणों पर हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरा है समूह के रूप में छात्र अध्यापकों में प्रेम, सहयोग और समूह की भावना। तो खंड शिक्षण की बात जब हम करें या गुणों की बात करें, तो समूह के रूप में छात्र अध्यापकों में प्रेम की बात आती है। प्रेम से सब सहयोगात्मक रूप से कार्य करें, सहयोगात्मक प्रेम से वो रहे, स्नेह से रहें, सब मिलजुल कर कार्य करें। तो ये भावना विकसित हो जाती की जाती है खंड शिक्षण में कि समूह के रूप में छात्र अध्यापकों में प्रेम से रहने की भावना है। एक साथ जाए, एक साथ बैठे, एक साथ उस कार्य को संपन्न करें, तो एक प्रेम की भावना जागृत होगी, स्नेह की भावना जागृत होगी और सहयोग की भावना, आपस में सहयोग करके उस कार्य को जल्दी हम कर सकते हैं। टीम वर्क से हमारे कार्य को संपन्न करना जल्दी कार्यक्रम हमारा होता है। तो ये भी एक कार्यक्रम है प्रेम एवं सहयोग। दूसरा समूह की भावना का विकसित की जाती है। समूह की जो भावना होती है, विद्यार्थियों में ये भावना विकसित की जाती है कि समूह की भावना उनमें जागृत हो। जब तक समूह की भावना उनमें जागृत नहीं होगी, वो टीम टीचिंग के माध्यम से या समूह के माध्यम से कोई कार्य करने में उनको दिक्कत आएगी। इसलिए समूह की भावना विद्यार्थियों में विकसित करना, छात्र अध्यापकों में विकसित करना जरूरी हो जाता है। ट्रेनरों में विकसित करना जरूरी हो जाता है, भावी अध्यापकों में भावना विकसित करना जरूरी हो जाता है। इसलिए खंड शिक्षण का गुण ये होता है कि प्रेम की भावना विकसित की जाए, सहयोग की भावना विकसित की जाए और समूह की भावना विकसित की जाए। जब तक ये भावना यहाँ पर विकसित नहीं होगी, समूह के रूप में छात्र अध्यापक कार्य करने में कठिनाई आएगी। इसलिए जब भी खंड शिक्षण में जाएं, वो प्रेम के साथ कार्य करें, सहयोगात्मक रूप अपनाते हुए कार्यक्रम करें और समूह की भावना लेते हुए कार्यक्रम करें, तो हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा संपन्न होगा। इस खंड शिक्षण का जो प्रोग्राम है वो ठीक प्रकार से चलेगा। ऐसे गुण उनमें विकसित किए जाते हैं। अगला है शिक्षण के अतिरिक्त। जो शिक्षण है उसके अतिरिक्त हमारा जो शिक्षण कार्यक्रम तो वहां पर चलता ही है, वो करवाते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी शिक्षण के अतिरिक्त पाठ्य सहगामी क्रिया, पाठ्यक्रम की जो सहगामी क्रिया, पाठ्यक्रम के साथ साथ चलने वाली जो क्रियाएं हैं, खेल कूद की क्रिया है, सांस्कृतिक कार्यक्रम की क्रिया है, ये अन्य गतिविधियों की जो भी क्रियाएं हैं, जो बच्चों के हितकर हो, बच्चों के लिए लाभकारी हो, बच्चों का मनोरंजनात्मक कार्य करे, विषय वस्तु से संबंधित हो, ऐसी जो क्रियाएं हैं वो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संचालन करने का कार्यक्रम ही खंड शिक्षण के अंतर्गत अपनाया जाता है। जो शिक्षण के अतिरिक्त होता है, शिक्षण जब हमने करा दिया, विषय वस्तु को हमने पढ़ा दिया, कालांशों को हमने ले लिया, तो कुछ कालांश खेल के भी रखे जाते हैं। टाइम टेबल ऐसा बनाया जाता है कि विद्यार्थियों का मनोरंजन भी चले, विद्यार्थियों को मनोरंजन के रूप में भी अपने मस्तिष्क को ठीक प्रकार से प्रसन्नचित रखने के लिए हम ऐसी क्रियाओं को करवाना भी जरूरी हो जाता है। तो एक दो कालांश पाठ्य सहगामी क्रियाओं के भी रखे जाते हैं। तो जब हम विद्यालय का संचालन वो करेंगे, तो ऐसी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संचालन की जिम्मेदारी भी उनको होती है। तो खंड शिक्षण के गुणों में भी ये विकसित किया जाता है कि शिक्षण के अतिरिक्त जो जिम्मेदारियां है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का जो संचालन है वो ठीक प्रकार से करने के लिए गुण विकसित किए जाते हैं। ऐसी गुणों को लिए अवगत कराया जाता है ताकि उनका संचालन वो ठीक प्रकार से कर सके। इसलिए खंड शिक्षण का जो कार्यक्रम है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहता है
कि विद्यार्थी जब ट्रेनिंग लेता है, ट्रेनिंग के पश्चात वो अभ्यास शिक्षण कार्यक्रम के लिए जाता है। अभ्यास शिक्षण के कार्यक्रम के जाने के पश्चात खंड शिक्षण का कार्यक्रम जब उनका चलता है तो संपूर्ण जिम्मेदारी विद्यालय के उनके ऊपर आ जाती है। वो अपने उत्तरदायित्व तरीके से उनको निभाते हुए उस कार्यक्रम को वो संपन्न करता। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है, इसलिए पाठ्यगामी क्रियाओं का संचालन करना भी उनको आना चाहिए। ये भी गुण उनमें विकसित किए जाते हैं। अगला है छात्राध्यापकों में अभिलेख जैसे, कोई भी छात्राध्यापक में स्कूल के जो अभिलेख होते हैं, छात्राध्यापकों में जो अभिलेख जैसे संबंधी जो कार्य होते हैं, उन कार्यों को जैसे शुल्क रजिस्टर, कोई फीस है उसका रजिस्टर हम किस प्रकार से संधारण करें, किस प्रकार फीस आ रही है हमारी, गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट सेक्टर का स्कूल हो या अन्य जो उपक्रम से संबंधित जो स्कूल हो, उनमें जो शुल्क का जो रजिस्टर है उसका संधारण करना भी हमें आना चाहिए। किस प्रकार के आय व्यय का ब्यौरा हम रख सकते हैं, किस प्रकार कितनी आय हो रही है, कितना खर्च हमारी जमा हो गई, किस मंथली में कितनी जमा हुई है, ये सारा रिकॉर्ड उनके अंतर्गत। तो ये भी छात्र अध्यापकों को अभिलेख बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, ताकि जब भी वो अध्यापक बने इन अभिलेखों को वो बना सके, इनका संधारण कर सके, इनकी पूर्ति कर सके और उनका रख रखाव कर सके। तो ऐसे अभिलेखों के लिए भी शुल्क रजिस्टर के बारे में उनको बताया जाता है। शुल्क की फीस की वसूली किस प्रकार से हम कर सकते हैं, कौन से माह में किस विद्यार्थी ने कितनी फीस जमा कराई है, कितनी उन पर बाकी है, ये सारा जो है रिकॉर्ड का संधारण भी इसके अंतर्गत रखा जाता है, शुल्क रजिस्टर के अंतर्गत बताया जाता है। अगला है प्रवेश रजिस्टर। प्रवेश रजिस्टर के अंतर्गत विद्यार्थियों का प्रवेश की प्रविष्टि की जाती है। प्रवेश कितने छात्रों में प्रवेश लिया है, उसकी दिनांक, जन्म दिनांक, तारीख, प्रवेश की तारीख उसमें अंकित रहती है और उसका नाम, पिताजी का नाम, प्रवेश की तारीख, कौन सी कक्षा में उसने प्रवेश लिया, ये सारा जो प्रवेश रजिस्टर है उसमें अंकित किए जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मानी जाती है रिकॉर्ड संधारण की, अभिलेख संधारण की। तो ये भी छात्र अध्यापकों को सीखना चाहिए। खंड शिक्षण के द्वारा ये सारी चीज़ें उनको बताई जाती है। स्कूल में जब भी वो खंड शिक्षण के लिए जाते हैं, इनका संधारण करना भी उनको सिखाया जाता है, इसकी पूर्ति भी उनको सिखाई जाती है, किस प्रकार उसकी पूर्ति की जाती है और किस प्रकार से पूर्ति करते उसका संधारण किया जाता है, उसका रखरखाव रखा जाता है। ये भी प्रवेश रजिस्टर में उनको बताया जाता है उनके लिए। छात्रवृत्ति रजिस्टर, छात्रवृत्ति रजिस्टर के अंतर्गत भी कई प्रकार की जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से जिन छात्रों को सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है या छात्रवृत्ति आ रही है, उस रजिस्टर का भी संधारण किया जाता है। कितनी छात्रवृत्ति कौन सी कक्षा में कितने बच्चों को मिल रही है, कितने बच्चों को अभी छात्रवृत्ति आई नहीं है, ये सारा जो ब्यौरा है वो छात्रवृत्ति रजिस्टर में संधारण किया जाता है। ये भी हम खंड शिक्षण के अंतर्गत उनको बताते हैं और बच्चे इस प्रकार की बातों को सीखते हुए ऐसे रजिस्टरों की पूर्ति करते हैं और खंड शिक्षण के कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। तो ये भी एक छात्रवृत्ति रजिस्टर की भी एक जिम्मेदारी पूर्ण जो बातें होती है उनके अंतर्गत सिखाई जाती है। पोषाहार रजिस्टर, आज आप देख रहे हैं स्कूल में पोषाहार संबंधी जो रजिस्टर है, जहाँ बच्चों को स्कूल में ही विभिन्न प्रकार के पोषाहार का सामान, खाने पीने का सामान मिलता है, खाने का सामान जो कि भोजन या अल्पाहार जैसी व्यवस्था उनकी होती है, उनके अंतर्गत भी ये जो है अपना पोषाहार का कार्यक्रम भी एक रजिस्टर होता है, उसमें संधारण किया जाता है। कौन से डे को कौन सी चीज़ें मिलेगी, कौन से डे को बच्चों को क्या फल वितरित होंगे, ये सारी चीज़ें पोषाहार के माध्यम से और क्या क्या हमें मीनू के हिसाब से इन सारी चीज़ों का संधारण हम इसके अंतर्गत कर सकते हैं, उसमें पूर्ति कॉलम में हम करते हैं। तो ये भी छात्र अध्यापकों को या भावी टीचरों को या प्रशिक्षणार्थियों को बताते हैं खंड शिक्षण के। तो ये भी गुण विकसित होते हैं ताकि जब भी वो अध्यापक की जिम्मेदारी संभाले तो ये भी कार्यक्रम को अपनाते हुए अपने समस्याओं को हल कर सके और इनकी जिम्मेदारी को निभा सके। तो ऐसे गुणों को विकसित करने के लिए खंड शिक्षण को हम अपनाते हैं। अगला है स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक रजिस्टर भी कई प्रकार का विद्यालय में सामान होता है, सामान का आदान जो आता है उसका किस प्रकार से हम एंट्री करें स्टॉक रजिस्टर में, कौन सी वस्तु कितनी आई है, कहाँ से आई है और कितने रुपए की आई है, इन सारी चीज़ों का स्टॉक रजिस्टर में हम संधारण करते हैं। और स्टॉक रजिस्टर के संधारण के पश्चात और पहले की कितनी जो हमारी सामग्री है या कितनी उसमें टूट फूट हो चुकी है या टूट गई है या उनको निरस्त हम कर सकते हैं, तो ऐसे स्टॉक रजिस्टर में सारी सामग्री को चलाया जाता है ताकि हमें ये पता चल जाता है कि हमारे विद्यालय में क्या क्या सामग्री है,
और उन सामग्री के हिसाब से जब भी हमें कोई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, हम स्टॉक रजिस्टर को देखते हैं और स्टॉक रजिस्टर के अनुसार हमें पता चल जाता है कि ये सामग्री हमारे विद्यालय में है, हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे स्टॉक रजिस्टर का संधारण करना भी हमें आना चाहिए, क्योंकि जब हम अध्यापक बनेंगे, जब सरकारी सेवा में या प्राइवेट सेक्टर में जब अध्यापक बन करके हम जाएंगे तो कई प्रकार की जिम्मेदारी हमें निभानी पड़ेगी। इन स्टॉक रजिस्टरों की जानकारी भी हमें होनी चाहिए। ऐसे गुणों को विकसित करना भी हमारा कार्य माना जाता है। तो ये भी तैयार करने का अनुभव भी जो खंड शिक्षण के अंतर्गत सिखाया जाता है, जिसमें छात्र अध्यापक का अभिलेख जैसे शुल्क रजिस्टर, प्रवेश रजिस्टर, छात्रवृत्ति रजिस्टर, पोषाहार रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर आदि तैयार करने का अनुभव भी इन खंड शिक्षण के गुणों के अंतर्गत अपनाते हैं, ताकि विद्यार्थी एक आदर्श टीचर बन करके और विभिन्न प्रकार की बातों को व्यवहारिक ज्ञान लेते हुए एक वास्तविक शिक्षण वो विद्यालय में करा सके और वास्तविक ज्ञान उनको प्राप्त हो सके। इसी आधार पर हम गुणों को विकसित करते हैं। प्रशासनिक गुणों का विकास और प्रशासनिक गुणों का भी विकास में हम खंड शिक्षण के अंतर्गत करते हैं। प्रशासनिक गुण भी जैसे प्रत्येक दिन या 2-2 दिन में हम एचएम की पोस्ट में उनको अपनाते हैं विद्यार्थियों को। उन्हीं में से छात्र अध्यापक में एचएम की जिम्मेदारी संभाल दी जाती है। पूरे दिन भर उसको बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। उसके निर्देशन में सारा कार्यक्रम उस दिन का चलता है। तो घंटी से लेकर के छुट्टी तक का भी कार्यक्रम है, वो प्रशासन अधिकारी के गुणों के अंतर्गत भी हम विकसित करने का प्रयास करते हैं। ऐसे खंड शिक्षण में गुणों को अपनाते, ताकि जिस प्रकार के एचएम वर्ग करता है उसी प्रकार उसी आधार पर उनको उस कार्यक्रम को संपन्न करना पड़ता है, ताकि उन सारी चीजों को सीख जाए। प्रशासनिक अधिकारी किस प्रकार से कार्य को संपन्न करते हैं, किस प्रकार अध्यापकों को छुट्टी देते हैं, किस प्रकार छात्रों को छुट्टी देते हैं, किस प्रकार से हमारी स्कूल की व्यवस्था चलती है। ये प्रशासनिक कार्य जो होते हैं या डाक का आय जो लेटर है उसका हम किस प्रकार से जवाब देते हैं, ये सब इसके अंतर्गत आता है। प्रशासनिक गुणों का जो भी अधिकारी आते हैं किस प्रकार से हम उसको अपनी बातों से किस प्रकार से अपने रिकॉर्ड को उनको बताएं या उनको संतुष्ट करें, ये सब प्रशासनिक गुणों का विकास के अंतर्गत भी है। इनमें हम इसका आने का प्रयास करते हैं। जो खंड शिक्षण के गुणों को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बताने का इसमें प्रयास करते हैं, ताकि उनमें गुण विकसित हो जाए। आदर्श शिक्षक के गुणों का विकास और आदर्श शिक्षकों के गुणों का विकास भी इसके अंतर्गत किया जाता है, ताकि आदर्श शिक्षक के रूप में वो उसमें अपना सके, आदर्श के गुण उसमें आ सके। आदर्श शिक्षक के गुण ये होते हैं कि वो बालकों का संपूर्ण विकास करे, खुद चरित्रवान हो, खुद अच्छा हो, उसके संप्रेषण की क्षमता अच्छी हो, अच्छे बोलने का तरीका सहज भाषा में हो, सरल भाषा में समझाने का तरीका हो या मधुर भाषी हो, सामाजिक गुण उनमें हो। ये सारी चीजें एक आदर्श शिक्षक में होने का एक विकास है। इसलिए हमें इन गुणों को अपनाते हुए खंड शिक्षण में ऐसे आदर्श गुणों को छात्रों को अपनाएं, ये बातें बताएं, ताकि खंड शिक्षण के गुणों को अपनाते हुए वो आदर्शता अपना सके और विद्यालय में जब भी जाए आदर्शता की बात छोड़ सके, अपनी आदर्शता की प्रस्तुतिकरण में दे सके और अच्छा अपना व्यक्तित्व में बता सके, अपने कार्य को संपन्न कर सके। ये आदर्श गुण के अंतर्गत ही आते। तो ये कार्यक्रम को करने के लिए भी हमें खंड शिक्षण के गुणों को और विभिन्न प्रकार की बातों को लेकर हम इसमें बता सकते हैं। सामाजिक गुणों का विकास और सामाजिक गुणों का भी विकास हमें इसमें करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। सामाजिक गुणों का विकास भी हमें समय समय पर उनको करना चाहिए, क्योंकि सामाजिक गुण भी आदर्श क्या होता है, एक अभिभावकों से संपर्क करें और सामुदायिक अभिभावकों को संपर्क करके बच्चों को अच्छा बताएं। जब भी कोई स्कूल में समस्याएं अभिभावकों को बुलाएं, ताकि बच्चों में सामाजिक गुणों का विकास हो, छात्र अध्यापक में सामाजिक गुणों का विकास हो। जो छात्र उनके पढ़ने के लिए आ रहे हैं उनकी समस्याओं को हम अभिभावकों से संपर्क करके दूर कर सकते हैं। तो ये सामाजिक गुणों का विकास भी हम खंड शिक्षण के गुणों के अंतर्गत ले सकते हैं, क्योंकि सामाजिक गुण तभी विकसित होंगे जब हम उनके गार्जियन से मिलेंगे और गार्जियन से बातचीत करेंगे। गार्जियन से बातचीत करने पर बच्चों की समस्याओं को देखेंगे, और क्योंकि बच्चे समाज से निकल करके आते हैं, हम भी समाज से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए सामाजिक गुणों का विकास भी इसके अंतर्गत किया जाता है। सामुदायिक विकास और समुदाय में जब हम एक समूह में रह करके ऐसे विकास करें, ताकि बालक जब समाज में जाए, समुदाय में मिलकर के जाए, तो अच्छे नागरिक के रूप में वो प्रस्तुत हो। इन सारी चीजों को लेकर के हम सामुदायिक विकास की भी बात कर सकते हैं। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ साथ विद्यालय की छवि को श्रेष्ठ विकसित करने की योग्यता का भी विकास इसमें किया जाता है। हम इन सारे कार्यक्रम के अंतर्गत खंड शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति भी करना चाहते हैं।
शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हमारी तभी होगी जब हम खंड शिक्षण की बातों को अपनाएंगे, क्योंकि ट्रेनिंग में हम कई प्रकार के उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए जब हम पढ़ाने के लिए विद्यालय में जाते हैं तो हमें शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति उनके साथ वास्तविक अनुभव हमें होता है। वास्तविक जो शिक्षण से हम जुड़ते हैं, वास्तविक शिक्षण, वास्तविक कठिनाइयों को हमें पता चलता है और वास्तविक जो कार्यक्रम है उनसे हम जुड़ते हैं, पाठ सहगामी क्रियाओं से जुड़ते हैं, उसका संचालन संगठन करते हैं। तो ये भी जो विद्यालय की छवि को श्रेष्ठ हम किस प्रकार से बना सकते हैं, अच्छा आदर्श प्रस्तुत हम किस प्रकार कर सकते हैं, तो ये योग्यता का विकास भी हमारा इसके अंतर्गत किया जाता है। तो खंड शिक्षण के गुणों की भी इसको हम ले सकते हैं। शैक्षिक समस्याओं के समाधान की योग्यता का विकास। शैक्षिक समस्याओं के समाधान की योग्यता का विकास, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रकार की समस्याएं आती है, अध्यापक को भी आती है, छात्र अध्यापक को भी आती है, विद्यार्थी को भी आती है, और उन समस्याओं को देखते हुए शैक्षिक समस्याओं का समाधान हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ऐसी योग्यताओं का विकास करना भी छात्र अध्यापकों में आना चाहिए। तो मैंने एक एक बिंदु को आपको बहुत ही तरीके से खंड शिक्षण के गुणों को बताया, इससे पहले मैंने आपकी विशेषताओं को बताया था। तो आप आपको बहुत जरूरी है कि आप इसको जानें, समझें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।